हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड की एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो लेसन है उसका एक्सप्लेन करूंगी। मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजा था कि आप एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पे डालिए, जिससे बच्चों को वो जल्दी और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो उन बच्चों के लिए और बाकी भी सभी के लिए एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का एक्सप्लेन और ये पाठ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये पाठ जो है वो सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लेडी की, यानी जो बछेंद्री पाल हैं उनकी कहानी है या फिर उनके बारे में है। इस पाठ को पढ़ने से बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, जो बहुत सारी औरतें हैं, उनको एक प्रेरणा भी मिलती है। और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि गर्ल्स को ही प्रेरणा मिलती है, इससे बहुत सारे जो दूसरे लोग भी हैं उन सभी को प्रेरणा मिलती है और उनको पता चलता है कि भाई कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो अगर आदमी का विल पावर स्ट्रांग हो, यानी अगर उसकी दृढ़ और मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो वो जरूर सफलता प्राप्त करता है। और इसकी जो राइटर है वो बछेंद्री पाल हैं, जिन्होंने खुद ये अपना पूरा अनुभव लिखा और वो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। और इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वयं ही चढ़ाई चढ़ रहे हों और वो सारी चीजें महसूस कर रहे हों। बछेंद्री पाल जी एक पहाड़ी लड़की हैं और जाहिर सी बात है कि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें और जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। आप कह सकते हैं शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और बछेंद्री पाल जी के जीवन परिचय के बारे में तो बछेंद्री पाल जी का जो जन्म है वो 24 मई 1954 को, यानी 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा गांव में हुआ था। चमोली जिला जो भी उत्तरांचल के हैं और नहीं भी हैं उत्तरांचल के तो भी उनको ये चमोली जिला थोड़ा पता ही है, आप कहीं ना कहीं न्यूज में या किसी न किसी जरिए से थोड़े से इससे परिचित होंगे। और बछेंद्री पाल जी जो थी, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। उनके पिताजी वहाँ पे लोकल ही अपना काम करते थे और किसी तरीके से घर का खर्च चला पाते थे। तो जो आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके पिताजी ने मना कर दिया था, क्योंकि भाई उनको घर का खर्च चलाना था तो आगे की पढ़ाई का खर्च वो नहीं उठा सकते थे। तो बछेंद्री पाल ने, जब वो 8वीं कक्षा यानी 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी से वो पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए सिलाई कढ़ाई करने लगी थी, यानी छोटे छोटे काम करने लगी थी सिलाई कढ़ाई का। और उससे जो पैसे मिलते थे उन्होंने उससे अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की है। और उन्होंने संस्कृत में एमए किया, फिर बीएड की शिक्षा भी हासिल की। और बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक जो था वो बचपन से ही था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से भाई बचपन से उन्होंने वैसा माहौल देखा था। और दूसरा ये भी कि जो पहाड़ पर चढ़ना या फिर एवरेस्ट की शिखर पर जो चढ़ना हो पाया बछेंद्री पाल जी से, मैं वो ये कहूंगी कि उन्होंने बचपन से ही ऐसी कठिन परिस्थितियों, ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी पढ़ाई की। तो वो जो जुझारूपन था उनको बचपन से ही था, यानी किसी भी परेशानी या समस्या को देख करके पीछे अपने कदम लेना नहीं है, बल्कि उसमें से रास्ता निकालना। जैसा कि उन्होंने 8वीं कक्षा की, जबकि आजकल के बच्चों को, अगर 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखा जाए तो बहुत ही छोटे होते हैं और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। और उस हिसाब से आप सोचिए कि उस बच्चे को अगर पढ़ाई करनी है, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को वो सिलाई कढ़ाई करके अपना खर्च जो है वो चला रहे हैं और पढ़ाई का खर्च पूरा कर रही हैं। तो वो जो एक एकदम जैसे कह सकते हैं ना, जो जुझारूपन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो उनको बचपन से ही था। और उसी वजह से वो शिखर पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं। और इसी वजह से उनको याद भी किया जाएगा हमेशा कि वो भारत की, ऐसे तो बहुत सारी जो विदेशों की महिलाएं थी इनसे पहले चढ़ी हुई थी उस पे, एवरेस्ट पर वो गई हुई थी, लेकिन भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और बहुत सारे जो अभ्यास कहते हैं, यानी प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें
एक ऐसा दिन आया कि जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करनी अपनी शुरू की थी। और अगर जैसे आप और भी इस बारे में जानकारी के लिए आप गूगल पे जाएंगे या नेट वगैरह पे सर्च करके आप देखेंगे कि जो भी एवरेस्ट पर की यात्रा के लिए जाता है, तो ऐसे नहीं होता है कि कोई भी कहेगा कि हाँ भाई हमें एवरेस्ट पे जाना है तो सब लोग उनको कहेंगे हाँ हाँ चलिए आप शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा महीनों की ट्रेनिंग होती है। उनका फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और इनके साथ प्लस पॉइंट ये था कि ये पहाड़ी लड़की थी, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा जो चढ़ान होता है और जो पहाड़ी इलाका होता है, आपने देखे होंगे या आपने जाना होगा तो आपको पता होगा कि उनके जो स्कूल होते हैं, उनके जो नॉर्मल मार्केट वगैरह होते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं पगडंडियों और पहाड़ों से चढ़ उतर करके ही होता था। बहुत सारे बच्चे आज के समय में भी वहां पर ऐसे हैं कि जहाँ पर सड़कें नहीं है, और सड़कें होती भी हैं तो कभी न कभी किसी न किसी मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से, या फिर जो भूस्खलन होता है, पहाड़ जो सरकते हैं तो उससे रास्ते वगैरह ज्यादातर टूट जाते हैं, तो उनको बनने में काफी समय लगता है। तो जो वहाँ के लोकल बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, तो वो लोग पहाड़ों पर ही चढ़ उतर करके, क्योंकि भाई अपना काम तो वो बंद करेंगे नहीं दैनिक जीवन का, तो वो लोग उन पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के कहीं न कहीं थोड़े बहुत आदी होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एवरेस्ट की ऊंचाई इतना चढ़ने के लिए तो बहुत ही हिम्मत और बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो बछेंद्री पाल जी ने भी अपना बहुत कई महीनों का अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, बहुत सारी ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन ऐसा दिन आया कि वो अपना एवरेस्ट की जो यात्रा थी उसको स्टार्ट की, और उन्होंने जो अपनी एवरेस्ट की यात्रा पूरी की थी, उसकी जो उन्होंने कहानी लिखी हुई है, यानी वो घटना को उन्होंने एक किताब के रूप में लिखा हुआ है, और उसमें से ये है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जो बछेंद्री पाल जी हैं, उन्होंने नाम भी इसका जो शीर्षक रखा हुआ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये उनकी एवरेस्ट पर चढ़ते हुए जो यात्रा है उसके बारे में है। उन्होंने अपना जो यात्रा था वो 7 मार्च को दिल्ली से स्टार्ट किया था, और दिल्ली से काठमांडू, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। और अगर आप एवरेस्ट के बारे में पता करेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेस्ट जो है वो नेपाल में कहीं ना कहीं स्थित है। तो उन्होंने वो अपना यात्रा शुरू किया, और हवाई जहाज से यानी एरोप्लेन से वो वहां पर पहुंची थी। और एक अग्रिम दल, यानी इनसे पहले दल मतलब आप कह सकते हैं समूह, या फिर जो बहुत सारे इनके जो और भी सब मदद करने वाले लोग थे, वो पूरा जो ग्रुप था वो इनसे पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। क्योंकि वहां पर जैसे ही कोई पहुंचेगा और तुरंत चढ़ाई स्टार्ट कर दे ऐसा होता नहीं है, उसके पहले बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। तो इनके पहले जो दल वहां पे पहुंचा था, उसने बेस कैंप पहुंचने से पहले वहां पे बहुत सारे जो दुर्गम हिमपात, यानी जो बहुत कठिन बर्फबारी हुई थी, उन रास्तों को साफ करना, और जो ये दल चढ़ाई करने वाला आने वाला था उसके लिए रास्ते बनाना, और कहाँ पे क्या खतरा है इसका अनुमान लगा लेना, और कहाँ से मौसम सही है कि नहीं, और कहाँ से हमें किस तरीके से चढ़ाई करनी है। तो वो सारी चीजों का जो अनुमान है और वो सारी चीजों का की जायजा लेने के लिए, और वो थोड़ा सा इन लोगों के लिए आसान बनाने के लिए, वो एक दल पहले ही वहां पे पहुंच चुका था, और वो उनके जो रास्ते वगैरह थे वो सब साफ कर चुके थे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है ये, जो नेपाल है वहाँ का बाजार है, और ये बहुत फेमस बाजार है। और वो नगरीय क्षेत्र यानी वहाँ का जो शहरी इलाका या है वहाँ का एक क्षेत्र है। और ज्यादातर लोग जो शेरपा थे वो इसी स्थान के थे और उसी गांव के आसपास के होते हैं। और जाहिर सी बात होती है कि जहाँ पर जो भी होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम लोग वैष्णो देवी या फिर और भी जो दूसरी जो चढ़ाइयाँ होती हैं या मंदिर से रिलेटेड होती है, या और भी जो दूसरे काम होते हैं धर्म से भी रिलेटेड रहेंगे, तो वो वहाँ के ज्यादातर जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो लोग ही उसमें शामिल रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो भाई उन लोगों को हैबिट होती है थोड़ा सा, और वो वहाँ के मौसम से, वहाँ का जो खतरे होते हैं उन सब से वाकिफ होते हैं। तो इस वजह से भी, और वो वहाँ के लोकल हैं तो आसानी से वो उस व्यवसाय में या टूरिज्म में या फिर जो भी कुछ वहाँ पे है सोर्स ऑफ इनकम का जो जरिया, उसमें जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ के भी जो शेरपा, शेरपा को आप कुली भी कह सकते हैं,
जिसको कि उस भाषा में, नेपाली भाषा में शेरपा कहा जाता है। और जो नमचे बाजार था, वहां पर जब वो लेखिका पहुंचती हैं तो वहीं से उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा था, यानी एवरेस्ट को देखा था, जिसे नेपाली लोग सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा का मतलब ही यही होता है कि भाई सागर माथा यानी समुद्र का जो सिर होता है उसको भी कह सकते हैं, या फिर वहाँ की जो भाषा में उसको सागर माथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समुद्र तल से वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से भी। तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में जो एवरेस्ट की जो शिखर थी, यानी एवरेस्ट जो था, उसको सागर माथा कहा जाता था, और लेखिका को भी ये नाम अच्छा लगा था। एवरेस्ट की तरफ देखते हुए उन्होंने देखा था, बहुत ध्यान से वो देख रही थी, और जाहिर सी बात है भाई कि जो जिस कार्य के लिए गया है, अगर उसका वो अगर पहली बार देखेगा तो उसकी जो एक खुशी होती है, उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत अलग ही होता है। तो उन्होंने भी वहां पे बहुत ध्यान से एवरेस्ट को देखा, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बर्फ का बहुत बड़ा सा फूल खिला हुआ हो, ऐसा लग रहा था। और जो बर्फ के जो फूल होते हैं उसको प्लूम भी कहा जाता है। और उस बर्फ के फूल को देख करके उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ये पर्वत की शिखर है, यानी जो पर्वत की चोटी है, उस पे एक कोई ध्वज, या ध्वज मतलब झंडा लहरा रहा हो, और वो बर्फ के फूल के रूप में हो। और लेखिका को ये बताया गया था कि ऐसा जो दृश्य होता है, यानी जो बर्फ के फूल बनते हैं, वो कब बनते हैं, जब 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक तेज गति से हवा चलती है, तो जो सूखी हुई बर्फ होती है वो उसको चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए उड़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक बर्फ का जो फूल के समान बहुत बड़ा सा एक फूल बन जाता है। और ये जो ध्वज, या फिर जो कह सकते हैं ये जो फूल है, वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है। और जो तूफान आते हैं वहां पर, और उसको तो सभी को भाई झेलना ही पड़ता है। अब जो भी वहां पे जा रहा है यात्रा करने के लिए, वहां पे चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो उसको बहुत सारे ऐसे तूफान, ठंडी बर्फीली हवाओं आदि का तो सामना करना ही पड़ता है। और विशेषकर उसमें ये भी होता है कि भाई पहाड़ों पर ये कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ, हमारे जैसे कि हाँ भाई अभी इतने महीनों में गर्मी है तो इतने महीनों में ठंडी है तो इतने महीनों में बरसात होगी। वैसे तो अभी देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे इधर भी बहुत सारे मौसम चेंज हो गए हैं, अब तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि कब तक गर्मी है कब तक बारिश है। खैर, जो पहाड़ी इलाका होते हैं उसमें ज्यादातर मौसम खराब होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादातर मौसम खराब हो जाते हैं। अभी अगले ही पल क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं होता है। तो वो जो मौसम होता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सब चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं उनको डराने के लिए काफी होता है। फिर भी कि ये कह सकते हैं कि अगर जिसके मन में भाई वाकई में एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी कार्य को करने की, तो वो परेशानियों को देख करके पीछे तो नहीं हटेगा। और जो लेखिका थी उनके भी मन में जो एक विचित्र रूप से जो आकर्षण था एवरेस्ट की तरफ, वो आकर्षण के आगे जो ये परेशानियां और चुनौतियां थी, वो कुछ भी मायने उनके लिए नहीं रखती थी, और उन्होंने उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपने जो मंजिल की तरफ वो आगे बढ़ने लगी। जब 26 मार्च को वो पेरिस पर पहुंची थी, तो हिमस्खलन यानी आप जैसे मैदानी इलाकों में भी देखेंगे जो जमीन धंस जाती है, या फिर पहाड़ी इलाका में जो बर्फ, ये पर्वत होता है या पहाड़ होता है वो गिरने लगता है, वैसे ही हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन का मतलब बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरना, पूरा उसका जो बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा कह सकते हैं पहाड़ टाइप में ही खिसकना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक जो शेरपा कुली थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसका समाचार लेखिका को मिला था। और जैसा कि सभी को पता है कि अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हों और उसमें ये पता चले कि पहले ही किसी की मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं भाई सबका मनोबल जो होता है वो थोड़ा सा टूटने लगता है, थोड़ा डर भी लगने लगता है। और लेखिका के साथ भी थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि भाई उनको जब पता चला कि एक कुली की मृत्यु हो गई है, तो वो थोड़ा सा सहम गई थी। और खुम्बू हिमपात पर जाने वाले जो अभियान दल के उनके रास्ते के बाई तरफ से जो पहाड़ी थी वो भी खिसकने लगी थी। लोहत्से जो था, ये सब जगह के नाम है, खुम्बू, लोहत्से। और लोहत्से की ओर से भी एक बहुत बड़ी बर्फ की जो चट्टान थी वो भी नीचे गिरने लगी थी, वो भी नीचे खिसक आई थी। तो जो शेरपा कुलियों के जो दल थे उसमें से एक की मृत्यु हो गई, और भी 4 लोग घायल हो गए, यानी पहले ही एक जन मर गए थे, और उसी सब स्खलन में 4 जन और घायल भी हो गए थे। तो अब
यात्रा शुरू कर दिए और पता चल जाए कि भाई इतना मौसम खराब है, और शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक डराने के लिए या फिर कदम पीछे लेने के लिए ये काफी जो समाचार था, ये जो उनके अभियान दल के बाकी जो सदस्य थे उन सभी के चेहरों पर अवसाद, ये अवसाद का मतलब निराशा या दुख कह सकते हैं, ये लाने के लिए बहुत काफी था। और सभी के मन में कहीं ना कहीं किसी के भी मृत्यु पर दुख तो होता ही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा झिझक भी महसूस होने लगती है। किसी तरीके से कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, यानी जो इच्छा शक्ति होती है वो थोड़ा सा कम होने लगती है। तो जो इनके नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट रूप से इन लोगों को समझाया, यानी इनको, इन सभी लोगों को ये बात समझाई और उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया, प्रेरणा या प्रोत्साहन देने का प्रयास किया कि भाई ऐसे महान जो अभियान होते हैं इसमें खतरे तो हमेशा आते ही रहते हैं, और वो खतरे कभी कभी इतने बड़े भी हो जाते हैं कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस दल में अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर तो कोई एवरेस्ट पे चढ़ नहीं पाएगा, और यहाँ के लिए ये बहुत आम बात है, तो इसलिए इसको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। सहज भाव से मतलब बहुत आसानी से आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भाई इस यात्रा में बहुत खतरे हैं, और उस खतरों में कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। उनके जो उपनेता थे उनका नाम प्रेमचंद्र था, और वो अग्रिम दल यानी जो इनका आगे का जो दल था, समूह था, उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो 26 मार्च को जब वो पेरिस लौट आए, पेरिस भी जगह का नाम है, तो उन्होंने बताया इनको कि जो खुम्बू हिमपात है उसकी स्थिति के बारे में इन लोगों को बताया कि उनकी जो दल जो आगे आया था इन लोगों से पहले, उन्होंने 6000 मीटर तक रास्ता बना दिया है, वहाँ का बर्फ साफ कर दिया है और पुल भी बना दिया है, रस्सियां बांध दी गई हैं, और उसके बाद झंडियों से रास्ता चिन्हित किया गया है। झंडियां मतलब जो बर्फ होता है, पहाड़ी इलाका, तो उसमें हमेशा और हर जगह तो नहीं, स्पेशली एवरेस्ट पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे कलरफुल झंडे होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले या यात्रा करने वाले जो लोग रहते हैं उनको रास्ते का ज्ञान होता है और उन्हें खतरों का भी पता चलता है उन्हीं सब झंडियों के सहारे। तो जो रास्ता होता है, जैसे कि अभी कहते हैं आप एरो होता है, या फिर आप देखेंगे कहीं पर भी बोर्ड वगैरह लगा करके रास्ता जैसे बताया जाता है, उसी तरीके से जो एवरेस्ट है वहां पर छोटे छोटे अलग अलग कलर के झंडियों से रास्ता चिन्हित किया जाता है। और जो इनका दल के जो नेता थे प्रेमचंद जी, उन्होंने बताया कि हाँ भाई हमने इतना रास्ता भी साफ कर दिया है और पुल भी बना दिया है, और जो रस्सियां भी बांध दी हैं कि अगर उन रस्सियों के सहारे किसी को चढ़ना रहेगा तो उन रस्सियों के सहारे वो चढ़ेगा, और झंडियों से रास्ता भी बना दिया गया, चिन्हित कर दिया गया है। और जो बाकी भी अलग जो कठिनाइयां थी उन सभी का भी जायजा ले लिया है, यानी उन सभी के बारे में भी पता कर लिया है। और उन्होंने इस बात पर भी सबका ध्यान दिया कि जो ग्लेशियर बर्फ की जो नदी है उसमें बर्फ अभी भी गिर रहा है, और जिसकी वजह से भाई क्या हो सकता है कि जो अनियमितता है यानी एक निश्चितता नहीं है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि मौसम और ज्यादा खराब हो जाए, तो जो काम उन लोगों ने अभी तक किए थे वो सब के सब काम व्यर्थ हो जाएं और उनको फिर से रास्ता खोलने का काम करना पड़ जाए। क्योंकि बर्फ लगातार अगर गिर रही है, तो अभी हमने रास्ता साफ कर दिया तो उसके बाद फिर वापस थोड़ी देर में अगर बर्फ है तो वो रास्ता फिर से भर जाएगा बर्फ से, तो फिर उसको साफ करना पड़ेगा। तो उनको ये सारी चीजें पता थी, और जो उनके दल के बाकी लोग थे वो उनको ये सब चीजों से अवगत करा रहे थे प्रेमचंद, जो इनके उपनेता थे। और बेस कैंप में पहुंचने से पहले ही एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। अभी पहले ही जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि भाई जो लेखिका थी उनको मालूम पड़ा था कि बेस कैंप पहुंचने से पहले ही एक कुली की मृत्यु हो गई थी, यानी शेरपा की, और उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि जो रसोइया वो लोग जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ में बहुत सारा सामान होता है, इसलिए शेरपा की जरूरत होती है। प्लस उनको खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए, तो रसोई में सहायता करने के लिए भी रहते हैं, खाना पीना बना करके, जूस वगैरह या फिर चाय कॉफी गर्म पानी ये सब भी देने के लिए वहां पर उनके जो सहायक होते हैं। तो इस पूरे दल में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं तब जा करके
वो यात्रा की जाती है। तो उसी में से एक जो सहायक थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी जो बातें थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी को भी हतोत्साहित करने के लिए काफी थी। और लेखिका भी थोड़ा सा निराश हो रही थी। लेकिन फिर से उन्होंने देखा, जो एवरेस्ट की जो चोटी थी उसको कई बार देखा। और कहीं ना कहीं उस चोटी को देख करके उनके मन में ये आया, और उनको मन को भाई, क्योंकि वो एवरेस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और बहुत आकर्षित थी उसकी तरफ, तो थोड़ा सा जो निराशा था उससे वो बचती हैं या बाहर निकलती हैं कह सकते हैं। और पहले तो उन्होंने एवरेस्ट को देखा हुआ था, लेकिन बहुत दूर से देखा हुआ था, और जब बेस कैंप में पहुंची तो उन्होंने वहां से उनको नजदीक से देखा। और नजदीक से देखने पर ऐसा हुआ कि वो सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि अन्य श्रेणियों का मतलब होता है कि उससे लगे हुए और भी बहुत सारे पहाड़ थे जिनको पूरा श्रेणी कहा जाता है। तो उसको देख करके वो बहुत ही भौचक्की यानी आश्चर्यचकित हो गई थी। और एवरेस्ट, लोत्से, नुत्से की जो ऊंचाइयां थी और उससे जो घिरी हुई जो बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियां बह रही थी, उसकी जो सुंदरता और आकर्षण था वो बहुत ही अलग था, और लेखिका उसको निहारती ही रह गई थी। और हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात यानी जब वो उस वहां पे एवरेस्ट पर चढ़ रही थी और वहां पे चारों तरफ बर्फ ही है, मौसम भी खराब है और लगातार हिमपात हो रहा था, यानी लगातार बर्फ गिर रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मौसम था वो और भी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के एकदम अनुकूल नहीं बल्कि विपरीत हो गया हो। और ग्लेशियर से जो बर्फ थी वो भी एकदम पिघल रही थी और बहुत ज्यादा हलचल हो गया था। बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वो तुरंत ही गिर जा रही थी। बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ पे बर्फ की चट्टानें थी, वो सब खिसक जा रही थी, गिर जा रही थी। और अचानक ही जैसे कि कोई भी परिस्थिति या स्थिति थी, ऐसा नहीं कि हाँ पहले से कोई अनुमान लगा ले कि हाँ भाई, जैसे अब हम काले बादल देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं हाँ भाई बारिश होगी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ ऐसा स्थिति नहीं था। वहां पे बहुत बर्फ गिर रहा था, ग्लेशियर भी पिघल रहे थे और बिना किसी कारण के भी बहुत बड़े बड़े जो बर्फ की चट्टानें थी वो गिर जा रही थी, और जो स्थिति थी वो बहुत ही खतरनाक हो गई थी। और जो धरातल यानी जो सरफेस एरिया कह सकते हैं, यानी जो वहां पर जो समतल एरिया था, वहां पे बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे जो दरार पड़ गई थी। हिम विदर, विदर मतलब दरार होता है। और वो दरारें इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि अगर उसमें कोई गलती से भी गिर जाए तो उसका बचना और उसको बचाना दोनों भी बहुत मुश्किल होता है। और उस ख्याल को या फिर उसको देख करके ही, उसके बारे में सोच करके वो इतना डरावना था कि किसी भी साधारण व्यक्ति को डराने के लिए ये बहुत काफी था। और इससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि उन्होंने लेखिका को ये पता चला था कि लगभग 1 दर्जन जो आरोही थे और कुली थे वो प्रतिदिन इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और प्रतिदिन मतलब कुछ न कुछ उन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। यानी हर एक दिन दर्जन भर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारी जो बातें थी वो बहुत ही भयानक और डरावनी थी। और लेखिका ने इसलिए ये सारी बातों को लिखा है कि जिसको पढ़ने से हमें ये एहसास हो सके कि इतना आसान नहीं होता है एवरेस्ट पे चढ़ जाना। लेखिका चढ़ गई हैं और उसकी उन्होंने वो यहाँ पे कहानी मतलब लिखा हुआ है उसको, अपनी यात्रा को, जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पर इन सब बातों से एक ये भी पता चलता है कि वो कितना खतरनाक होता है, यानी कितना मुश्किल है एवरेस्ट पे चढ़ना। और उसके बावजूद लेखिका वहां पे चढ़ती हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरे दिन वो जो सामान थे वो आधे रास्ते तक उनके भाई जो आने वाले जो दूसरे लोग थे वो सब लेके आए थे, और जिसमें से कि एक डॉक्टर मीनू मेहता थी, यानी उनके जो दल की वो डॉक्टर थी जिनको कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत सारी जानकारियां थी। उन्होंने बहुत सारी जो ट्रेनिंग थी इन लोगों को बताया कि किस तरीके से जो एल्युमिनियम की पाइप होती है या रॉड होता है जो हल्के हल्के, उससे कैसे पुलों को बनाया जाता है, कैसे लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किया जाता है, कैसे जो आड़ी तिरछी बर्फ की जो दीवारें होती हैं उस पे रस्सियों को किस तरीके से हमें बांधना है। तो इन सब जो अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, तो यानी जो टेक्निकल चीजें और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वहां पे यात्रा के समय जो भी चीजें करने वाले थे या किया जाता है
वो सब उनकी जो विस्तृत जानकारी बहुत अच्छी तरीके से जो डॉक्टर मीनू मेहता थी वो सबको दे रही थी। और तीसरे दिन लेखिका जब सामान अपना कैंप तक सामान ढोकर चढ़ने का अभ्यास कर रही थी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप सोचेंगे कि भाई उनके साथ तो बहुत सारे शेरपा थे, तो फिर लेखिका या फिर जो पर्वतारोही यानी आरोही जो चढ़ने वाला है वो क्यों सामान ढोए। लेकिन उसमें जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो सभी को सभी कुछ ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरीके से टेंट बनाना है, किस तरीके से आपको कोई परिस्थिति आ जाए या किसी मुसीबत में आए तो आप खुद को कैसे वहां पे बिना किसी की मदद के बाहर निकाल सके। तो ये सारी चीजों के लिए तो ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत होती है। और दूसरा जो उनके खुद के जरूरत का भी सामान है उसको तो उनको अपने साथ ही लेना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है, और भी उसके साथ उसमें जो रस्सी होता है और नाइफ होता है, और उनके जो थोड़े बहुत खाने पीने की भी चीजें होती हैं, और उसके बाद भी जो टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब भी, तो वो सारी चीजें उनको खुद को ही लेके चलनी होती हैं। तो उसके लिए उन लोगों का प्रैक्टिस करवाया जा रहा था कि सामान इतना वजन लेकर के कैसे आप ऊपर चढ़ेंगे और किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और लेखिका को वॉकी टॉकी भी दिया गया था कि भाई अगर वो किसी मुसीबत में परेशानी में रहे तो भी उसकी जानकारी अपने साथियों को दे सके। और कर्नल खुल्लर उनको देख करके बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने उनके वहां पर पहुंचने की सूचना दी थी, यानी लेखिका के पहुंचने की सूचना दी थी, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले कैंप पर पहुंचने वाली वो केवल 2 महिलाएं ही थी, रीता गोम्बू और ये जो थी बछेंद्री पाल। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा तथा साउथ पोल पहुंच गए थे। जो अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा है ये सब नाम है और ये इनके लीडर हैं, और ये लोग पहले से मतलब वहां पर पहुंचे हुए थे। और वो लोग कई ऐसे लोग थे जो जिनको गाइड करते हैं, जिनको रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये वो लोग हैं। और जो लेखिका थी 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उनके जो कैंप लगाए गए थे और वहां पर पहुंचती हैं। और यह जो प्रगति थी, यानी बहुत भाई कह सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर कैंप लगाया गया तो कहीं ना कहीं बहुत संतोषजनक था। और सभी को ये उम्मीद हो रही थी कि अब हम इतनी अच्छी जगह और इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं तो हमारी यात्रा जरूर पूरी होगी। और जब अप्रैल के महीने में जब वो बेस कैंप में थी तो उस समय तेंजिंग जो थे वो अपनी छोटी बेटी के साथ आए थे, और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि भाई सभी से वो मिले, चाहे वो कुली हो चाहे रसोई हो, यानी उस पूरे दल में जितने भी लोग थे उन सभी से वो मिले, सबसे बात करें। तो जब लेखिका का नंबर आता है तो वो उनको अपना परिचय इस तरीके से कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान दल है। तो तेंजिंग जो थे वो भी बहुत तेजी से हंसते हैं और कहते हैं कि उनके लिए भी ये पहला अभियान है लेकिन यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था, और 7 बार जाने के बाद भी शायद उन्हें सफलता नहीं मिली हो। तो फिर भी भाई क्योंकि वो सहायक हैं, वो गाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां, मौसम, वातावरण ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वापस आना भी पड़ता है। और एक बहुत ये भी अच्छी बात है कि भाई सोचिए कि जहाँ पे कोई एक बार नहीं चढ़ पाता है वहां पे वो 7 बार चढ़े हुए थे, तो यानी कितने एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, वो काफी अनुभवी थे। तो उन्होंने लेखिका के कंधे पर हाथ रख के कहा था कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर चढ़ जाना चाहिए। तो यानी उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा अपना शिखर पर जब गए थे तो वो पहली ही बार में नहीं पहुंच गए थे, उनको 7 बार प्रयास करना पड़ा था, उसके बाद उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन जो लेखिका थी उनके प्रति उनके मन में ये विश्वास था कि नहीं, तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम पहले ही प्रयास में वहां पे पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन लोहेत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर जो सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन जो नायलॉन के बने हुए तंबू लगे हुए थे और 3 कैंप लगे हुए थे, और उसी में एक एक कैंप में 10-10 व्यक्ति थे। और इनके जो साथ में थे, लेखिका के साथ में जैसे उनके और भी जो लोग थे तो दूसरे कैंप में थे, दूसरे तंबू में थे। और जो लेखिका थी वो उस दिन गहरी नींद में सोई हुई थी, और लेखिका के जो तंबू थे उसमें लोपसांग और तसारिंग थे जो, और एनडी शेरपा भी थे, और अन्य भी जो शरीर से बहुत मजबूत और गठीले कह सकते हैं या फिर
एकदम फिजिकली स्ट्रांग थे। वो लोग दूसरे तंबू में थे। तो लेखिका सो रही थी और तभी 12:30 बजे रात उनके सिर के पिछले हिस्से पर एक बहुत बड़ी सख्त कोई चीज थी, वो टकराई, जिसकी वजह से उनकी नींद जो थी वो अचानक खुल गई और बहुत तेजी से धमाका भी हुआ। और लेखिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ठंडी चीज है जो उनके पूरे शरीर को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है, और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। फिर उनको भाई, क्योंकि एक तो नींद में थी और टेंट में थी, अपने तंबू में थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने वही बोला कि ये क्या हो गया। मैंने उनको समझ में आया था कि कुछ ना कुछ तो खतरा है या कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो बाद में उन्हें पता चला था कि जो एक बहुत बड़ा बर्फ का जो पिंड था वो उनके कैंप के ऊपर से गुजरते हुए चला गया था, जो लोहित से ग्लेशियर से टूट करके गिरा था। और जिसकी वजह से वो गिरते गिरते भाई, लुढ़कते लुढ़कते नीचे बहुत बड़ा हिमपुंज यानी बर्फ का आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सा टुकड़ा बन गया था। और जब वो इतना बड़ा विशाल जो पुंज था वो आगे बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक्सप्रेस गाड़ी है बहुत तेज गति से चल रही हो, जिसकी वजह से जो गर्जना थी, मतलब बहुत भयानक और भयंकर आवाज थी, वो आ रही थी। और वो एकदम ढलान पर, क्योंकि ऊंचाई पर से था तो नीचे ढलान था, तो ढलान पर नीचे आते गिरते जा रही थी, और जिसकी वजह से बहुत आवाज भी आ रहा था। और इन लोगों का जो कैंप लगाया हुआ था वो पूरे कैंप को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, यानी पूरे कैंप को एकदम बर्बाद कर दिया था, कह सकते हैं। और उस जो हिमपुंज गिरा था उससे सभी को लगभग चोट लगी थी, जितने भी व्यक्ति थे, और सभी को चोट लगा था। और ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि किसी की लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसके आगे का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज कहा कि आप एक पूरे पार्ट को अगर एक ही वीडियो में बनाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जिसकी वजह से आगे का जो एक्सप्लेन है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करूंगी। धन्यवाद।